गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम तीसरे अध्याय में पढ़ रहे थे बाहरी विदेशी शक्तियों का आगमन। और बाहरी विदेशी शक्तियों के आगमन में हमने पढ़ा था सिकंदर का भारत में आगमन। सिकंदर के बाद दूसरी जो शक्ति बाहरी शक्ति भारत में आगमन है, यानी जो बाहरी शक्तियां हैं उसमें पहली है यूनानी। इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इंडो ग्रीक, जिसमें सिकंदर और बैक्ट्रिया शासक, जिसके अंदर प्रमुख है मेनांडर और दूसरे जो जनजाति है उसमें शक, जिसे सिथियन भी कहते हैं, सिथियन प्रदेश के थे। यूची, जिसे हम कुषाण कहते हैं, कुषाण। और तीसरी हुनान, जिसे हम हुण कहते हैं। ये जातियां थी। तो इंडो ग्रीक्स में हमने देखा सिकंदर का आगमन और वापस लौटना। आज हम अध्ययन करेंगे बैक्ट्रियन शासक मेनांडर का। देखिए, जैसे हम देखते हैं भारत के मानचित्र में, तो सिंधु नदी के, इस सिंधु नदी के पार, जैसा कि हमने बात की थी हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, ये जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, इस हिंदू कुश पर्वतमाला के पार यहाँ दर्रा है, खैबर की दर्रा, और दूसरी है बोलन की दर्रा, तीसरी है गोमल की दर्रा। इस तरह की ये दर्राएं। तो जो खैबर की दर्रा है, इस खैबर की दर्रा से विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ। यहाँ हम देखते हैं अफगानिस्तान में काबुल घाटी से आगे, स्वात घाटी से आगे, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे बैक्ट्रिया जाति जो है, बैक्ट्रिया जाति के शासक है, वो शासन करते थे। और आगे ईरानी लोग हैं, वो शासन करते थे। अब ये बैक्ट्रियन एक यूरोपीय क्षेत्र के लोग थे, जनजातीय लोग थे, और वो इस पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आकर के बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके बैठ गए। और यहीं से इन बैक्ट्रियन ने रास्ता मिला इन खैबर की दर्रा से, तो ये बैक्ट्रियन आगे बढ़े और हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके और सिंधु के उत्तरी क्षेत्र में, ये पूरा सिंधु का जो उत्तरी क्षेत्र है, इस पूरे उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि इधर तो चीन से आने वाली ये जातियाँ, सक्सिथियन जाति, यूची जाति, यूनान जाति, क्योंकि चीन के शासक सी वांगटी, इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र से ये बर्बर जातियां जो आक्रमण कर रही थी, सक्सिथियन जाति, यूची जाति, सिथियन, यूसी और हुनान, ये जातियां आक्रमण कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक चाइनाज वाल का निर्माण किया, चीन की दीवार का निर्माण किया, और चीन की एक बड़ी दीवार का निर्माण करके और इन जो जनजाति थी इनको अपने क्षेत्र से बाहर खदेड़ा। यानी इन्होंने यूची को खदेड़ा, यूची ने हुनान को, और हुनान ने सक्सिथियन को। इस तरह से एक दूसरी जातियों ने खदेड़ा और वो इस क्षेत्र में आकर के बसने लग गए। और ऐसी ही अवस्था में मेनांडर, यहाँ भारत में मेनांडर का आगमन हुआ। मेनांडर की राजधानी पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम सियालकोट कहते हैं, सियालकोट
आजकल वर्तमान में जिसे हम पाकिस्तान के अंदर सियालकोट कहते हैं, यह सियालकोट साकल के नाम से जाना गया। साकल के नाम से जाना गया। तो इसकी जो राजधानी भारत में थी मिनांडर की, वो साकल थी, सियालकोट थी। प्राकृतिक दृष्टि से साकल सियालकोट है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। नदियां, नाले, अच्छी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य, वृक्ष, अच्छी खेती होती थी, अच्छी सड़कों का निर्माण कर रखा था। चारों तरफ दीवारें बना करके बुर्ज बना रखे थे ताकि विदेशी दूसरी शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं करें। बीच में राजा का एक वाइट हॉल, जिसे राजा का दुर्ग कहते हैं, राजा का दुर्ग बना रखा था। इस तरह से एक सुंदर, प्राकृतिक दृष्टि से एक सुंदर जो शहर है वो सियालकोट था। जब यहाँ ये स्थिति थी तो भारत में क्या स्थिति थी? भारत में यहाँ सातवाहन राज्य था दक्षिण भारत में, और यहाँ शुंग राजवंश था। शुंग राजवंश, और शुंग राजवंश में पुष्यमित्र शुंग थे। अब पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध विरोधी थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। इन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया, बोधि वृक्ष है वो कटवा दिया, और ऐसी अवस्था में यहां से बौद्ध भिक्षु भागने लगे, बौद्ध भिक्षु भागने लगे। और इन्हीं में से एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मीनांडर, ये बैक्ट्रियन जो शासक थे, पहले डेमेट्रियस थे, डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस की पुत्री ओगेथेकलिया, ओगेथेकलिया, इसका विवाह जो है, इसका जो विवाह है मीनांडर के साथ किया गया था। और ओगेथेकलिया और मीनांडर, इनकी मुद्राएं मिली, सिक्के, मुद्राएं, इसे हम इंडो ग्रीक मुद्राएं कहते हैं, लेख वाली मुद्राएं। पहली बार भारत में लेख वाली मुद्राएं कोई जारी करता है तो इंडो ग्रीक शासकों को ऐसी मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो इंडो ग्रीक की मुद्राएं जारी की, उन पर राजा रानी के चित्र थे, और इन्हीं राजा रानी के चित्रों के आधार पर इतिहासकार रेप्सन इसके अध्ययन करते हैं। रेप्सन, इतिहासकार रेप्सन जो मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं, और सिक्कों के अध्ययन के आधार पर ही ये कहते हैं कि ये राजा और रानी के सिक्के जारी हुए और इनका यहाँ शासन था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि फिर उसके बाद भारत में मीनांडर शासक बना, तो मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों की वार्ताएं हुई, और इन वार्ताओं का जो विवरण है, विवरण जिसे मिलन पन हो या मिलन पन्हा नाम से जाना गया। ये मिलन पन्हा एक ग्रंथ है जो नागसेन का ग्रंथ है। यहाँ पे मिलन किसको, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, यहाँ मिलन किसको कहा गया? मीनांडर को कहा गया। मिलन के नाम से कौन जाना जाता था? मीनांडर जाना जाता था। तो मीनांडर मिलन के नाम से जाना जाता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर की जो वार्ता है वो मिलिन पनो नामक ग्रंथ में उल्लेखित है, मिलिन पनो में उल्लेखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार पूछा गया है मिलिन पनो में किसका विवरण है, तो बैक्ट्रियन शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ताओं का इसमें उल्लेख है। फिर पूछा गया मीनांडर और नागसेन की वार्ताओं का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मिलिन पनो ग्रंथ में उल्लेखित है। इसका मतलब ये हुआ कि
मिनांडर ने बौद्ध धर्म को महत्व दिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु भाग करके और अपने बचाव के लिए गए, वो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जा करके साकल में रहने लगे, यानी मिनांडर के संरक्षण में रहने लगे। और फिर एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान उल्लेख करता है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान बताता है कि जैसे बौद्ध भिक्षु बहुत सारे यहां से भाग करके साकल चले गए, इधर पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि जो भी व्यक्ति मुझे बौद्ध भिक्षु का एक सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दिनार इनाम में दूंगा। किस शासक ने कहा? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी साकल से मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार इनाम में दूंगा। जब ये घोषणा की, लेकिन मिनांडर ने किसी भी बौद्ध भिक्षु को पुष्यमित्र के पास जाने नहीं दिया, यानी पुष्यमित्र किसी भी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट नहीं कर पाए, केवल बोधि वृक्ष ही नष्ट कर पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शासक जो विदेश से आता है, विदेशी शक्ति के रूप में हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ आकर के हमारी संस्कृति का समागम कर लेता है, हमारी संस्कृति को अपना लेता है और उसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है और उसके बाद यहाँ शासन स्थापित करता है। अब बात आती है कि इनका राज्य कहाँ तक था, तो हम यहाँ देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर तक इसकी मुद्राएं मिली है, मिनांडर की मुद्राएं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्यों में, यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्यों में मुद्राएं मिली है, मथुरा में मिली है मुद्राएं, काठियावाड़ प्रांत में भी मिनांडर की मुद्राएं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनांडर का जो भारत में शासन था वो लगभग उत्तरी भारत, काठियावाड़ प्रांत, पूरा पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर भारत के पूरे क्षेत्र पर इसका शासन था, मिनांडर का शासन चलता था। इस तरह से इन मुद्राओं का अध्ययन करने का श्रेय है वो इतिहासकार रेप्सन को है। ये ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जाता है कि मिनांडर की जानकारी के स्रोत मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करने का श्रेय किसको है? रेप्सन को है। एक जे.एन. बनर्जी भी है, इतिहासकार जे.एन. बनर्जी। तो इतिहासकार जे.एन. बनर्जी और इतिहासकार रेप्सन, ये दोनों मिलकर के और मिनांडर, बौद्ध भिक्षु मिनांडर, ये शासक मिनांडर का उल्लेख करते हैं, बौद्ध भिक्षु नागसेन का उल्लेख करते हैं। मुद्रा शास्त्र के आधार पर ये उल्लेखित करते हैं कि भारत में आने के बाद इनके साथ यहाँ की संस्कृति के आने के साथ, संस्कृति का मतलब है यूनानी संस्कृति, और यूनानी संस्कृति की एक शैली है जिसे हम कहते हैं हेलेनिस्टिक। ये हेलेनिस्टिक शैली इनके साथ भारत आई और भारतीय शैली के साथ समागम हुआ, और समागम होने के बाद यहाँ एक नई शैली का विकास हुआ जिसे हम गांधार शैली के रूप में जानते हैं। तो गांधार शैली की उत्पत्ति हुई, ये भी एक इनका महत्वपूर्ण श्रेय है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनका भारत में क्या योगदान है, यानी यूनानियों का भारत में क्या योगदान है। तो नंबर 1 पहला योगदान है सांस्कृतिक समागम। सांस्कृतिक समागम पहली इनकी विशेषता है कि इनके आने से यूनानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का सम्मिश्रण हो गया और इन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपना लिया और भारत में आकर के बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो है मुद्रा शास्त्र के रूप में। मुद्रा शास्त्र के रूप में क्या है, भारत में पहले जो मुद्राएं चलती थी वो ऐसे
आहत मुद्राएं थी, ठप्पे वाली मुद्राएं थी, जैसे कि हम स्रोत में मुद्रा शास्त्र में पढ़ा था, वो मुद्राएं थी। उस पर राजा का कोई नाम नहीं था, राजा के चित्र बेडोल होते थे या कोई अन्य प्रकार के चित्र होते थे। लेकिन इनके आने से क्या हुआ, यहाँ इंडो ग्रीक मुद्राएं, हिंदी यूनानी मुद्राएं आई, जिस पर राजा का नाम, रानी का नाम, राजा रानी का नाम लिखा हुआ, चित्र के साथ नाम लिखा हुआ मिला। और इस परंपरा को किसने अपनाया, बाद के शासकों ने भी इस तरह की मुद्राएं जारी की, जैसा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इस तरह की मुद्राएं जारी की। तो ऐसे जो मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है कि लेख वाली मुद्राएं भारत में आ गई और रजत और स्वर्ण मुद्राएं भारत में आई, रजत और स्वर्ण मुद्राएं भारत में आई। तो रजत मुद्राओं का ज़्यादातर प्रचलन जो है वो इस समय हुआ था, क्योंकि चांदी भारत में आई, व्यापार जो चलता था भारत से, उसमें यहाँ से यूनान से चांदी भारत में आई और इसके बदले मसाला जाता था। तो इस तरह से भारत में एक नवीन जो यूनानी संस्कृति की परंपरा है उसको लाने का श्रेय किसको है, शासक मेनांडर को है, ऐसा इतिहासकार रेप्सन और इतिहासकार जे.एन. बनर्जी मानते हैं। एक बार पुनः देख लें कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक बैक्ट्रिया क्षेत्र है और बैक्ट्रिया क्षेत्र के यहाँ के यूनानी शासक थे डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस के बाद यहाँ का शक्तिशाली, बहुत कई शासक हुए इसके बाद, लेकिन शक्तिशाली शासक हुए मेनांडर। और मेनांडर जो भारत में आ गए और मेनांडर ने भारत में आकर के सियालकोट पाकिस्तान में एक स्थान है साकल नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। तो इन मेनांडर की भारत में राजधानी क्या थी, साकल राजधानी थी। मेनांडर के भारत में आने के बाद मेनांडर ने यहाँ बौद्ध परंपरा जो है उस बौद्ध परंपरा को अपनाया, महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है उसको अपनाया। और उसके बाद मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की नागसेन का मिलन होता है, वार्तालाप होती है, और वार्तालाप का जो विवरण लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है मिलिनपनो ग्रंथ। मिलिनपनो ग्रंथ में इनका विवरण मिलता है, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दूसरा एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावधान, वो लिखता है कि इधर पुष्यमित्र शुंग वंश, क्योंकि ब्राह्मण वंश से संबंधित थे शुंग, और शुंगों ने बौद्ध धर्म के पतन का कार्य किया, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने बोधि वृक्ष कटवा दिया, बोधि वृक्ष कटवा दिया। और पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे 100 दिनार इनाम में दिया जाएगा। और इसी घोषणा को फलित नहीं होने दिया मेनांडर ने, और इस तरह से इन्होंने भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसा कि इतिहासकार रेप्सन मानते हैं कि कश्मीर, उत्तरी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, काठियावाड़ के प्रांत, यहाँ पर इनकी मुद्राएं मिली। और मुद्राओं के आधार पर इतिहासकार रेप्सन और जे.एन. बनर्जी कहते हैं कि भारत में इन्होंने बड़ा शासन स्थापित किया और उसके बाद भारतीय संस्कृति में इनका समागम हुआ, भारतीय संस्कृति में इनका विलीनीकरण हुआ। मेनांडर की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने जो मुद्राएं जारी की उन मुद्राओं पर संस्कृत, ध्यान रहे, संस्कृत के लेख भी जारी किए, संस्कृत के कुछ विवरण भी जारी किए। इसका मतलब ये था कि इन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ जो हमारी हिंदू परंपरा है, संस्कृत भाषा जो है वैदिक भाषा है, उसको भी साथ साथ में इन्होंने महत्व दिया। तो इस तरह से मेनांडर ने भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं, अगले शासक है, अगली जो जाति है वो है शक जाति। और शक जाति में हम पढ़ेंगे शकों को सिथियन कहा गया। सिथियन क्षेत्र के निवासी थे, जो बैक्ट्रियान के उत्तरी क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। और चीन के राजा शी वांगटी ने जैसे ही यूची जाति को अपने राज्य क्षेत्र से खदेड़ा, तो यूची जाति के कबीलों ने इन पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने पर ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अफगानिस्तान के क्षेत्र सिथियन क्षेत्र में जाकर के निवास कर लिया और वहाँ से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो इस तरह से जो शक है वो भारत में आए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने शकों का अंत किया था, शकारी की उपाधि धारण की थी और शक संवत प्रारंभ किया था, विक्रमी संवत प्रारंभ किया था 57 ईसा पूर्व। तो इस तरह से उन्होंने शकों का दमन करने का प्रयास भारत से किया था। तो हम देखते हैं शक रुद्रदामन।
शक शासक रुद्रदामन। शकों को सिथियन कहा गया, सिथियन। ये सिथियन लोग ये सिंधु नदी के उत्तरी क्षेत्र में, पहले ये इस चीन के मैदानी क्षेत्र में थे, मंगोलिया क्षेत्र में, लेकिन जैसे ही चीन के शासक शी वांगटी ने चाइना की दीवार बनाई और इन जातियों को यहाँ से खदेड़ दिया, तो ये लोग चले गए इधर बैक्ट्रियन प्रदेश के पास, सिथियन प्रदेश में, जो ईरानियों के पास था। फिर इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, लेकिन ये बोलन की दर्रा से भारत में आए, खैबर की दर्रा से नहीं आए। ये बोलन की दर्रा से भारत में प्रवेश किया इन्होंने, शकों ने। अब जैसे शक भारत में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद इनके अनेक प्रकार के कबीले थे, और ये जो कबीले हैं, ये कबीले समूह के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग वंश से संबंधित है, इसलिए ये भारत में अपने केंद्र अलग अलग तरीके से स्थापित करते हैं। तो इन्होंने अपना पहला जो केंद्र स्थापित किया, वो पहला केंद्र स्थापित किया इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में। और ये जो अफगानिस्तान में केंद्र स्थापित किया, इसका नाम था कपिशा, कपिशा। तो शकों की जो पहली राजधानी थी वो थी कपिशा, अफगानिस्तान में। इसके बाद इन्होंने बोलन की दर्रा से हिंदू कुश पर्वतमाला को पार किया और यहां आगे बढ़ने के बाद इन्होंने तक्षशिला, अपनी दूसरी जो राजधानी है वो तक्षशिला को बनाया। तक्षशिला के बाद ये आगे बढ़े और तीसरी अपनी राजधानी जो है वो पुष्कलावती, पुष्कलावती, जिसे हम पेशावर कहते हैं, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद ये आगे बढ़े और मथुरा को अपना केंद्र बनाया। उसके बाद इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, मथुरा को राजधानी बनाया, मथुरा के बाद उज्जैन को राजधानी बनाया। उज्जैन के जो ये शक थे, इसे आगे सातवाहन वंश का राज्य था। तो शकों और सातवाहनों के बीच में भी संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यहां उज्जैन में कार्दमक शाखा के शक थी, कार्दमक शाखा, और मथुरा में इसी शाखा के लोग थे। मथुरा और उज्जैन के जो ये लोग थे, इन्होंने क्षत्रप की उपाधि धारण की। अभी क्षत्रप क्या होते हैं? जो भारतीय शासक यहाँ पर शासन करते थे, शासन चलाते थे भारतीय लोग, तो भारतीय शासकों का राज्य बड़ा होता था, और राज्य बड़ा होने के कारण ये अलग अलग भौगोलिक इकाइयों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जिन्हें क्षत्रप कहा गया। तो जैसे ही शक आए, तो शकों को भी इन्होंने क्षत्रप के रूप में नियुक्त किया, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधि नियुक्त किए। इससे इनकी अलग अलग शाखाएं आई। पहली शाखा कपिसा में स्थापित हो गई, दूसरी तक्षशिला, और तीसरी पेशावर पुष्कलावती, चौथी मथुरा में, पांचवी उज्जैन में। इस तरह से इन्होंने अलग अलग शाखाओं का निर्माण भारत में किया। और इन्हीं में से जो मथुरा शाखा है, इस मथुरा शाखा के शासक थे शक शासक रुद्रदामन। मथुरा शाखा के शक्तिशाली शासक थे रुद्रदामन। अब रुद्रदामन का केंद्र भारत में, उनकी राजधानी मथुरा थी। इनके वंशज की प्रमुख राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन के बाद मथुरा थी। तो दो ये प्रमुख केंद्र थे, उनमें सबसे प्रमुख केंद्र है मथुरा का, जहां रुद्रदामन शासन करते थे। अब रुद्रदामन के भारत में एक शक्तिशाली शासक होने का जो प्रमाण है हमारे पास, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, और वो प्रमाण है जूनागढ़ का अभिलेख।
जूनागढ़ का अभिलेख। खास बात यह है कि इन जूनागढ़ के अभिलेख पर पहले सम्राट अशोक ने लेख लिखवाए थे। सम्राट अशोक ने 14 पंक्तियां लिखवाई थी, यानी 14 लेख लिखवाए थे। उसी के नीचे संस्कृत भाषा में, देखिए सिथियन लोगों ने भी भारत में आकर के संस्कृत सीख ली और संस्कृत को अपना लिया, तो संस्कृत भाषा में इसने लेख लिखवाया। क्या लेख लिखवाया? संस्कृत भाषा में इन्होंने लेख लिखवाया कि काठियावाड़ प्रांत के, गुजरात के इस काठियावाड़ प्रांत में एक झील थी, सुदर्शन झील। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्य गुप्त वैश्य व्यापारी थे। इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। जैसा कि श्रवण सिकता और उर्जती क्षेत्र से आने वाली जो नदियां थी, उन नदियों के संगम स्थल पर गिरनार की पहाड़ी के पास, पहाड़ी का नाम है गिरनार की पहाड़ी, गुजरात में है, जहां वर्तमान में गिर वन है। तो इस गिरनार की पहाड़ी के क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में यह झील एक स्रोत बन गई पानी का, और सम्राट अशोक ने, अशोक के राज्यपाल अशोक के राज्यपाल तुसास्प ने इस झील से एक नहर निकलवाई, नहर निकलवाने का कार्य किया। इसका उल्लेख भी मिलता है जूनागढ़ के अभिलेख में। जब ये रुद्रदामन शासक बने थे तो यह झील पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गई थी, पूर्ण रूप से टूट गई थी। तो ऐसी अवस्था में इन्होंने अपने राज्यपाल सुविशाख, राज्यपाल का नाम है सुविशाख, अशोक के समय यहाँ राज्यपाल था तुसास्प, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, और रुद्रदामन के समय यहाँ राज्यपाल था सुविशाख। राज्यपाल सुविशाख के समय रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। ये समझिए, पुनर्निर्माण करवाया। पूर्ण रूप से झील टूटी हुई थी, पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन एक बड़ी ख्याति है, बड़ी ख्याति यह है कि यहाँ इनके जो आय के स्रोत थे, जो लेखा ब्यौरा विवरण था, वहाँ के राज्यपाल और अन्य जो उसके अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने कहा यदि इस झील का निर्माण करवाना है तो आपको जनता से कर वसूल करना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा। लेकिन राजा रुद्रदामन ने एक बहुत ही अच्छा जन कल्याण का श्रेष्ठ कार्य किया कि जनता से 1 रुपया भी नहीं लिया, जनता से किसी प्रकार का कर है वो नहीं लिया, और उसके बाद इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पूर्ण रूप से इसको वापस बनाया। तो ये सबसे बड़ा रुद्रदामन का श्रेय है कि इन्होंने बिना जनता से किसी प्रकार के कर लिए जन कल्याण के लिए और जल प्रबंधन के लिए इस तरह से एक झील का निर्माण, पुनर्निर्माण जो है इन्होंने करवाया। और इसका विवरण मिलता है जूनागढ़ के अभिलेख में, जहां संस्कृत भाषा में इस तरह की पंक्तियां लिखी गई हैं। तो रुद्रदामन की ये बड़ी भूमिका है भारत में। परीक्षा में प्रश्न आता है रुद्रदामन की उपलब्धियां बताइए। तो रुद्रदामन की उपलब्धियों में पहली उपलब्धि है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अपने राज्यपाल सुविशाख के सहयोग से और जनता से बिना किसी कर लिए इस तरह से इस झील का पुनर्निर्माण करवाने का श्रेय इन्हें है। और दूसरा श्रेय है संस्कृत भाषा को महत्व देने का श्रेय। देखिए मीनांडर के समय संस्कृत भाषा थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से शासक ने संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से महत्व दिया।
तो उत्तर होगा शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से महत्व दिया और जूनागढ़ का अभिलेख भी लिखवाया। इस तरह के इन्होंने यहाँ जन कल्याण के कार्य करवाने का श्रेय रुद्रदामन को जाता है, जैसा कि इनकी मुद्राओं से ये समस्त जानकारी मिलती है। तो इस तरह से भारत में जो शकों के केंद्र थे वो 5 केंद्र थे और उस 5 केंद्रों में से मथुरा शाखा के ये शासक रुद्रदामन थे। तो ये हमारी दूसरी जाति होगी शक शिथियन जाति। इससे आगे हम कल बात करेंगे यूची जाति, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में। धन्यवाद।